फिल्म एक दृश्य के साथ खुलती है जो रे को परिचित कराता है एक नवीनतम कारागार में जो निर्माण किया गया है और जिसने स्पाइडरहेड प्रोग्राम में भाग लेने का निर्णय लिया है। इस प्रोग्राम में मानव भावनाओं को परिवर्तित करने के डिजाइन किए गए रासायनिक परीक्षणों का आयोजन होता है। अगले दिन कहानी का मनोरंजन जेफ पर केंद्रित होता है। जेफ को आंख बंद किया जाता है और बाहर ले जाया जाता है। उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है जब वह इस परीक्षण के स्वरूप के बारे में सोचता है। उसे दिया गया ड्रग्स N40 है जो उसके अनुभव को बदलता है। आंखों को खोलने के बाद जेफ को वह सौंदर्य जो उसने अनुभव किया है से चौंक जाता है। चमकदार रंग और आश्चर्यजनक दृश्य। वह जो खूबसूरती देखता है उसे अभिव्यक्त करने में असमर्थ होने पर परीक्षक उसे एक और ड्रग्स B5 देते हैं जो उसकी व्यक्तित्व व्यक्त करने की क्षमता को बढ़ाता है। B15 के प्रभाव के तहत जेफ की विवरणात्मक और काव्यात्मक बन जाती है। उसे पता नहीं है कि जिस दृश्य को वह इतना मोहक मानता है वह वास्तव में एक कारखाने के पीछे की एक प्रदूषित क्षेत्र है। प्रयोग से लौटते हुए जेफ अपने अनुभव को लीजी को सुनाता है, एक और बंधक। बाद में अपने कमरे में जेफ एक ईटा स्केच पर आशंकित होता है। यह गतिविधि उसे उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में विचार करने पर ले जाती है जिसके कारण उसका कारागार में बंद होना हुआ था। रात को जेफ अपने सबसे अच्छे दोस्त एडम और गर्लफ्रेंड एमा के साथ एक पार्टी में शामिल हुआ था जहां उसने बहुत अधिक शराब पी। एक कमजोर निर्णय की क्षण में नशे में धुत जेफ और आदम ने गाड़ी चलाने का निर्णय किया जिससे एडम की जिंदगी की छली गई। यह भयानक स्मृति जेफ के अतीत का दर्दनाक याददाश्त है और जेफ के वर्तमान परिस्थितियों के पीछे के कारणों का एक दुखद अनुस्मारक है स्पाइडरहेड कार्यक्रम में। अगले दिन संग्रहियों के बीच माहौल चेतावनीय रूप से ऊर्जावान हो गया है और जेफ खुद को एक और प्रयोगात्मक सत्र में शामिल पाते हैं। इस बार प्रयोग में उनके साथी हेटर हैं, एक साथी संग्रही जिसे उनके आसपास के लोगों द्वारा बहुत आकर्षक माना जाता है। जब हेटर की आकर्षकता को मूल्यांकन करने के लिए पूछा जाता है तो जेफ उसे 10 में 8 अंकों की उच्च रेटिंग देते हैं जो उसके शारीरिक आकर्षण की उसकी धारणा को दर्शाता है। हालांकि जब हेटर से जेफ की मूल्यांकन करने के लिए पूछा जाता है तो वह उसे 5 से नीचे की रेटिंग देती है जो उसने उसे दी थी। लेकिन उनके बीच का गतिविधि धारा बदल जाता है जब उन्हें न्योर, वही दवा जिसने पहले जेफ की धारणा को बदल दिया था, प्रदान किया जाता है। इसके प्रभाव के तहत वे असामान्य अनुभवों को अनुभव करने लगते हैं और उनका शारीरिक भाषा में परिवर्तन होता है। उन्हें अचानक एक दूसरे में प्रेमास्पद बना दिया जाता है। B15 के सम्मिलन के साथ वे एक दूसरे की सुंदरता की प्रशंसा करने लगते हैं जो स्टीव और मार्क के संवीक्षण में प्रसन्नता की कुंजी है। दवा के प्रभाव बढ़ते हैं, जेफ और हेटर का संबंध गहराता है जिससे वे प्रयोग स्थल पर यौन संबंध में हो जाते हैं। इस दर्शनात्मक संबंध के बाद वे एक दूसरे के प्रेम की प्रतिज्ञा करते हैं। स्टीव ने मार्क को निर्देश दिया कि वह उनका पालन करें और देखें कि दवा के प्रभाव बाद में भी जारी रहते हैं या नहीं। एक उत्तरदायित्व संबंधित कार्य के दौरान जेफ को खाना बांटने का काम सौंपा जाता है जिसमें हेतर के लिए भी हिस्सा शामिल है। उनका इस समय का बातचीत पिछले मुलाकात से बिल्कुल अलग है। वातावरण में अजीबोगरीबी का माहौल है और वे किसी भी शब्दों को नहीं बदलते हैं। स्टीव की आशा के विपरीत जिन परिस्थितियों में वे दवा के प्रभाव के तहत अभिव्यक्त किए थे वे वही अनुभवित भावनाओं को नहीं बनाए रखते। इस परिणाम से निराश न होकर स्टीव को प्रयोग को दोहराने का निर्णय किया जाता है। इस बार जेफ को सारा के साथ जोड़ता है जो एक बड़ी उम्र की महिला है जिस पर जेफ का पहले से कोई आकर्षण नहीं है। प्रारंभिक आकर्षण के बावजूद जेफ N40 की डबल खुराक के प्रभाव के तहत उसके साथ एक और प्रेम भरा सेक्सुअल संभोग में संलिप्त पाया जाता है। अगले दिन जेफ के मोबी पैक की नियमित रखरखाव के दौरान मार्क डिवाइस की भंडारनात्मकता के बारे में एक चेतावनी प्रदान करता है।
विशेष रूप से सेक्स जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान। किसी भी छोटे प्रभाव के कारण बॉक्स को क्षति पहुंच सकती है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जेफ अपने नियुक्त कार्यों में परिवर्तन की मांग करता है, एक विभिन्न जिम्मेदारियों की आवश्यकता की सिफारिश करता है। फिल्म की एक बात की दृश्य में प्रयोगी कार्यक्रम के निदेशक स्टीव जेफ के साथ बातचीत के लिए शामिल होते हैं। एक साथ बैठे हुए स्टीव डार्केनफ्लॉक्स के विषय को उठाता है, जो एक दवा है जिसे भय, चिंता और एक व्यक्ति को नष्ट करने वाली भावना के रूप में प्रकट होता है। उसने डार्केनफ्लॉक्स को या तो हेथर या सारा को देने का सुझाव दिया। जेफ, जिसने खुद डार्केनफ्लॉक्स के भयानक प्रभाव का अनुभव किया है, इस विचार का मजबूत विरोध करता है। उसने किसी भी महिला को ऐसे एक परेशानी भरे अनुभव के लिए चुनने से इनकार किया। जेफ के इनकार को मानते हुए स्टीव अपनी और व्यापक योजना की चर्चा को N40 का उपयोग लोगों के बीच प्रेम भावना को उत्पन्न करने के लिए करने की बात करता है। जैसे ही उनकी बातचीत समाप्त होती है, स्टीव गहरी जानकारी प्राप्त करने के लिए और गहराई से संवाद करता है। जेफ से उसकी सबसे गहरी इच्छा के बारे में पूछता है। जेफ अपनी इच्छा के बारे में खुलकर बताता है कि वह समय को पलटकर उस रात की भयानक घटनाओं को और आदम की मौत को नष्ट करना चाहता है, वह रात जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे क्रिसमस के करीब आता है, जेफ ने तय किया है कि वह लिजी के साथ थोड़े पहले ही त्योहार मनाएगा, एक और कैदी। इसके बाद जेफ एक और प्रयोग में हिस्सा लेता है। उसे एक कमरे में एक बड़े आदमी के साथ रखा जाता है और जेफ गलती से समझता है कि उसे फिर से N40 दिया जा रहा है, जो उसे चिढ़ाता है। अनुभव में शामिल होने से इनकार करते हुए जेफ फ्रस्ट्रेशन में छोड़ देता है और नियंत्रण कक्ष की ओर जाता है। पहुंचते ही उसे हेथर मिलती है, जिसे डार्केनफ्लॉक्स देने का निर्णय लेने के लिए दबाया जा रहा है। जेफ का फ्रस्ट्रेशन गुस्से में बदल जाता है, लेकिन स्टीव हस्तक्षेप करता है, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। स्टीव उनकी स्थिति को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है, जो उनकी जिंदगी बाहरी जेल में सामान्य होती है, अधिक आरामदायक होती है। धीरे धीरे जेफ स्टीव के दृष्टिकोण को देखने लगता है। उस रात जब मार्क वीकेंड के लिए भेजा गया, स्टीव अकेला छोड़ दिया गया। उसने अपने कमरे में नाचना शुरू किया। अकेले के पल में स्टीव ने अपने आप को N40 दिया। अगले सोमवार को जेफ खुद को लिजी के साथ पाता है। उसने उसे उसके डार्केनफ्लॉक्स के अनुभवों और प्रयोगों के मानसिक बोझ के बारे में बताया। उसने व्यक्त किया कैसे प्रयोग उनके दिमाग को उलटा रहे हैं, जिससे कभी कभी वह याद रखने में मुश्किल होता है कि वे उसके बंदी बनने से पहले कौन थे। हालांकि वह साझा करता है कि लिजी के साथ होने से उसे अपने असली खुद की तरह महसूस होता है। जैसे ही स्टीव ने मार्क को रसायनों की एक 3 गुना मात्रा तैयार करने के लिए निर्देश दिए, जेफ इस दृश्य को देखते हुए उनके कार्यों को साक्षी बनता है, लेकिन खामोश रहता है। देखता है कि वे अपनी गतिविधियों को जल्दी से छुपा लेते हैं। अगला प्रयोगात्मक चरण एक कठिन निर्णय को सम्मिलित करता है। उसे कहा गया कि स्पाइडरहेड प्रोग्राम को वित्त प्रदान करने वाला समिति स्टीव के अनुसार जेफ को एक महिला को डार्केनफ्लॉक्स का प्रशासन करने के लिए जेफ को कहता है। स्टीव के जोरदार प्रेरणा के बावजूद जेफ अपनी जगह पर खड़ा होता है। हीथर या किसी अन्य महिला को डार्केनफ्लॉक्स के प्रभावों का सामना करने के लिए अटकने के लिए इनकार करता है। उसे समिति से अपील करने के लिए स्टीव को आग्रह करता है। स्टीव एफएस फोन करने के बजाय लिजी के साथ रसोई में चैट करता है। वापस आने पर स्टीव जेफ को गलतफहमी में डालता है कि समिति ने किसी भी परिवर्तन का अनुमोदन नहीं किया है और अगर वह अनुपालन नहीं करता है तो उसे फिर से कारावास भेजने की धमकी देता है। अनिच्छुकता से जेफ हीथर को डार्केनफ्लॉक्स का प्रशासन करने के लिए स्वीकार कर लेता है। जब वह खोजती है तो वह अत्यधिक बेचैन हो जाती है। स्थिति खतरनाक मोड़ लेती है जब हेदर उसकी चिड़चिड़ी स्थिति में दीवार पर अपना सिर मारती है और वस्तुओं को घुमाती है।
एक दुखद घटना के परिणाम में उसके कार्यों से उसके मोबी पैक को नुकसान होता है, जिससे दवाइयों का अनियंत्रित डोजिंग होता है। मार्क मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन स्थिति से काबू नहीं हो पाता और हेदर डार्कनफ्लॉक्स के प्रभाव सहने में असमर्थ अपनी जिंदगी ले लेती है। उसके परिणाम में स्टीव हेदर के कमरे में जल्दी से दौड़ता है और अनजाने तौर पर अपनी चाबियों को गिर जाता है। जेफ इस अवसर का फायदा उठाता है स्टीव के डेस्क कंपार्टमेंट तक पहुंचने का, जहां उसने भयंकर सच को खोला। कोई समिति नहीं है। स्पाइडरहेड को पूरी तरह से स्टीव के पास है और दवाइयों के नाम को एक सितारे के साथ हर दवाई पर से बिंगो कार्ड से चुना गया है, सिवाय 2 के। N40 में एक सितारा नहीं है, क्योंकि यह अभी सही प्यार को प्राप्त नहीं किया है, और B6 दवाई है जो मार्क नियमित रूप से हर किसी के मोबी पैक में भर देता है। जब स्टीव को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वापस आता है तो जेफ संदेह जताता है चाबी को पुनः लगाया है, अपने खोज को रहस्य बनाकर। बाद में स्टीव हेदर के साथ घटना को एक राज बनाने के लिए मार्क से निवेदन करता है। इसका डर करता है कि अधिकारी उन्हें आरोपी ठहरा देंगे और इसे बंद कर देंगे। वे जेफ को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। उन्होंने आर्थिक और निजी इतिहास का साझा किया, जिसमें 8 साल की उम्र में उनके पिता द्वारा त्याग किया गया। उन्होंने स्पाइडरहेड परियोजना में अपनी निष्ठा को सत्य प्रेम के खोज के रूप में खोजने के रूप में स्वीकार किया। जल्द ही कहानी एक अधिक गहरे मोड़ पर जाती है जब स्टीव लिजी को डार्कनफ्लॉक्स देने का निर्णय लेता है। यह शक्तिशाली दवा लिजी में चिंताजनक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करती है, जो विचित्र व्यवहार और एक अनुमानित भय के विकास को लेकर लिजी विकसित करती है। बाद में लिजी जेफ से अपने दवा के साथ उसके भयानक अनुभव के बारे में गुप्त रूप से बात करती है। इस अविश्वसनीय विनिमय के दौरान जेफ अपने गुजरे हुए काल के बारे में खुलकर बात करता है, एक पीड़ादायक सच उजागर करता है। उसने इस इतिहास को स्वीकार किया कि उसने न केवल अपने दोस्त की मौत का कारण बनाया था, बल्कि अपनी प्रेमिका की भी जिंदगी ली थी। यह साझा भविष्य का क्षण लीजिए और जेफ को करीब लाता है, जिससे उनमें गले लगाने, एक प्यार और उनके बीच एक आत्मीय बातचीत का परिणाम होता है। स्टीव, जेफ और लिजी के बीच विकासों को ध्यान से देखते हुए दोनों के बीच बढ़ते प्यार को नोटिस करने लगता है। चिंता या असहमति की बजाय स्टीव रोमांस के उनके उदय की संभावना से प्रेरित बल्कि उत्साहित होने लगता है। उसी शाम स्टीव जेफ के साथ एक चिंताजनक अंतिम निर्णय के सामने आता है। उसकी जिद है कि लिजी को डार्कनफ्लॉक्स का सामना करना होगा। जेफ की प्रतिक्रिया तुरंत और तेज होती है। वह गुस्सा हो जाता है और लिजी को डार्कनफ्लॉक्स की पीड़ा से गुजारने की अनुमति नहीं देता। जेफ के गुस्से के बावजूद स्टीव को उसे शांत करने की कोशिश करता है, सुझाव देता है कि वे अगले सुबह पुनः प्रारंभ करने के लिए पुनः लैब में मिले। एक महत्वपूर्ण घटना के चरण में मार्क स्टीव का सहायक जेफ के कमरे में जाता है। उनकी बातचीत के दौरान जेफ मार्क के साथ स्टीव और प्रयोगों के पीछे असली उद्देश्यों के बारे में अपने ज्ञान के साथ सामना करता है। उसने बताया कि स्टीव का ध्यान प्राथमिक रूप से एक विशिष्ट दवा पर है, जिसे B6 लाल दवा के रूप में जाना जाता है। जेफ जब इन दृष्टिकोणों को साझा करता है तो मार्क को अपने भागीदारी की गंभीरता के बारे में उसे महसूस होता है कि उसने स्टीव के अनैतिक प्रयोगों का समर्थन करने में एक महत्वपूर्ण गलती की है। अगले सुबह मार्क की अपेक्षाकृत अनपेक्षित अनुपस्थिति होती है। उसकी अनुपस्थिति में स्टीव जेफ को नियंत्रण टैबलेट के साथ सौंपता है, जिसे लिजी को डार्कनफ्लॉक्स का प्रबंधन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जेफ हालांकि सहमति नहीं देता, जिससे स्टीव को अपनी मांग को न्याय देने के लिए वह लिजी की पूरी बैकग्राउंड का खुलासा करते हैं। स्टीव खुलासा करता है कि लिजी को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने अपनी बेटी को कार में छोड़ दिया था, जिससे बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। लिजी को एक बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित करके स्टीव को जेफ को डार्कनफ्लॉक्स प्रशासन करने के लिए राजी करने की कोशिश करता है।
एक महत्वपूर्ण समय में जेफ ध्यानपूर्वक नियंत्रण टैबलेट पर कंट्रोल स्विच को स्टीव के अपने मोबी पैक पर स्थानांतरित कर देता है, जिसमें B6 भी शामिल है। प्रश्न के असली उद्देश्य का पता लगाते हैं। B6 एक आज्ञा दवा की परीक्षण। उन्हें यह अनुभव होता है कि सभी स्वेच्छाश्रयी समेत खुद को इसके प्रभाव के अधीन रहे हैं। हालांकि यह दवा पूरी तरह से सफल नहीं हुई है, क्योंकि विषय उनका अनुसरण करने में विफल रहते हैं, जो उन्हें उनके सबसे प्रिय को क्षति पहुंचाने के आदेश देते हैं। फिर स्टीव जेफ को चौंकाने वाले सच्चाई का खुलासा करता है। जेफ वास्तव में 7 महीने पहले ही अपनी कारावास की सजा पूरी कर चुका था, जबकि लिजी के रिहाई की अपील को बस पिछले हफ्ते ही मंजूरी मिली थी। इस ज्ञान के साथ जेफ स्टीव को खोलने के लिए बाध्य करता है मुख्य प्रवेश द्वार। हालांकि जब जेफ स्टीव से एक पॉकेट चाकू सौंपने का आदेश देने का प्रयास करता है, परियोजना के प्रति उसकी वफादारी को ही सबसे अधिक मूल्यवान मानता है। एक बेहद बेचैनी की अवस्था में स्टीव जेफ पर हमला करता है और टैबलेट का नियंत्रण पुनः हासिल करता है। फिर वह लिजी के मोबी पैक में डार्कफ्लॉक्स का एक घातक मात्रा को सक्रिय करता है, जिससे वह हिस्टेरिकल और आत्महत्या अवस्था में चली जाती है। नियंत्रण के लिए जेफ और स्टीव के बीच एक जोरदार संघर्ष होता है। जेफ स्टीव को नियंत्रण से छुड़ाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने मोबी पैक को क्षति पहुंचाता है। वह लिजी की मदद के लिए बड़ी ताकत के साथ बीच में स्टीव संयम से नियंत्रित होने के दौरान अन्य कैदियों को जेफ और लिजी को पकड़ने के लिए आदेश देता है। इन सभी बाधाओं के बावजूद जेफ और लिजी कुछ अन्य साथियों से लड़ते हुए पीछे छोड़ देते हैं, जब वे स्पाइडरहेड से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब वे भागते हैं तो मार्क और पुलिस द्वीप की ओर आते हैं। एक नाटकीय पल में स्टीव अपने नुकसान हुए मोबी पैक के दवाओं के प्रभाव से अभी भी प्रभावित होते हुए एक फ्लोट प्लेन पर खुशी भरी फिरकी देते हैं। हालांकि वे विमान को पहाड़ पर टकरा देते हैं। कहानी जेफ और लिजी के द्वारा द्वीप के भयानक अनुभव से बचने का मौका पकड़ने के साथ समाप्त होती है। वे स्पाइडरहेड को छोड़ने के लिए एक मोटरबोट का उपयोग करते हैं, जिससे उनके हालात की एकांत और स्वतंत्रता की यात्रा की शुरुआत होती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।